हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश के सेकंड चैप्टर ट्राई अगेन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेटेस्ट डिस्कस में सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इस पोएम की जो समरी है वो आपको कंप्लीट करनी है, ब्लैंक्स को फिल करके with suitable words from the text given in the box below। नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है उन्हें आप यूज करेंगे। शेयर योर आंसर्स विद द टीचर, टीचर के साथ अपने आंसर्स को शेयर करना है। एक एग्जांपल आपको गिवन है, तो पहले बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। ट्राइड, ट्राई करना मतलब कोशिश करना। माउंटेड, माउंट यानी कि ऊपर चढ़ना। डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस, एक तरह से निराशा। अटेम्प्ट्स, कोशिशें। ग्रेट, महान। कॉन्कर्ड, कॉन्कर करना, जीतना। लो, नीचे। स्ट्राइव, कोशिश करना। ओके, सो द पोएम या फिर पोम, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करें, दिस पोएम इज रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल। जैसे हम स्टोरी नरेट करते हैं, किसी को कहानी सुनाते हैं, उसी नैरेटिव स्टाइल में इस पोएम को लिखा गया है। टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो राजा थे ब्रूस, उनकी ये कहानी हमें बताती है। हु वॉज फीलिंग ब्लैंक। अब किंग कैसा फील कर रहे थे? ही वॉज फीलिंग लो। लो फील करने का मतलब होता है सैड फील करना। हु वॉज फीलिंग लो आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ब्लैंक फॉर हिज पीपल। जब वो कई बार फेल हुए कुछ क्या अचीव करने में? टू अचीव समथिंग ग्रेट। अपने लोगों के लिए वो कुछ ग्रेट, कुछ बहुत अच्छा, महान अचीव करना चाहते थे उसमें, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे। इसकी वजह से वो सैड फील कर रहे थे। इन अ मोमेंट ऑफ ब्लैंक, अब कौन से एक मोमेंट में, पल में, उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पाइडर को। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, जब वो बिल्कुल निराश थे, सारी होप उन्होंने छोड़ दी थी, उन्हें लगा कि अब उन्हें गिव अप कर देना चाहिए। उसी पल उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्पाइडर को ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव, जो अपने वेब तक, जाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जाल जो बहुत ऊपर था। Now the spider blank every time। स्पाइडर बार बार क्या कर रही थी? The spider every time it fell, जब भी वो नीचे गिरी, it mounted every time, वो बार बार ऊपर चढ़ रही थी। Every time it fell, जब भी वो नीचे गिरती, after getting close to its goal, अपने गोल के यानी कि वेब के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल पास जाकर भी जब वो नीचे गिर रही थी, उसके बाद भी वो बार बार ऊपर चढ़ रही थी। इट मेड 9 ब्लैंक्स, उसने क्या किए? इट मेड 9 अटेम्प्ट्स। 9 अटेम्प्ट्स, 9 बार उसने कोशिशें की। एंड फाइनली सक्सीडेड, और फाइनली वो सक्सेसफुल रही। द किंग सेड, किंग ने कहा, दैट द स्पाइडर हैड ब्लैंक, कि स्पाइडर क्या हुई है? स्पाइडर हैड कॉन्कर्ड, स्पाइडर जीत गई है, उसने जीत हासिल की है। एंड सो वुड ही, और वो भी वैसे ही करेगा। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर की ये जो डिटर्मिनेशन थी, हार ना मानने वाली एक क्वालिटी थी, इससे इंस्पायर होकर किंग ब्रूस डिसाइडेड टू ब्लैंक, किंग ब्रूस ने क्या डिसाइड किया? टू स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब वो भी कोशिश करेंगे फिर से। व्हेन ही ब्लैंक दिस टाइम, और इस बार जब उन्होंने क्या किया? व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम, कॉन्कर्ड भी हम यूज कर चुके हैं। इस बार जब उन्होंने ट्राई किया, कोशिश की, ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, फाइनली वो सक्सेसफुल रहे। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। जैसा आपको सुटेबल लगे, सही लगे, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल। हम ये कह सकते हैं कि पोएट ने नैरेटिव स्टाइल, कहानी सुनाने वाला स्टाइल, एक तरह से नरेट करने वाला स्टाइल यूज किया है। बिकॉज, क्योंकि पोएम हमें कहानी सुनाती है। बिकॉज द पोएम टेल्स अ स्टोरी, द पोम टेल्स अ स्टोरी, क्योंकि पोएम में कहानी है इसलिए उसमें नैरेटिव स्टाइल यूज हुआ है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि कोशिश करते रहिए, कीप ट्राइंग एंड डोंट गिव अप, और हार मत मानिए। सेंट्रल आइडिया इज कीप ट्राइंग एंड don't give up. Next is pick 3 examples from the poem for each of the following। इनके लिए 3 एग्जाम्पल्स आपको चूज करने हैं।
लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स। 3 लाइन्स चूज करिए पोएम से जिनमें स्पाइडर्स के एफर्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहां तक तो किंग के बारे में ही बताया गया और जब उसने स्पाइडर को देखा, देखिए एक तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे। ऊपर ऊपर ही वो चलती गई, दौड़ती गई, 1 सेकेंड भी वो रुकी नहीं। देन नेक्स्ट ये हो सकता है, इट्स हेड ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट। जैसे उसका हेड थोड़ा सा स्टडी हुआ, फिर से वो अगेन इट वेंट, फिर से वो चल दी। एंड अगेन इट फेल एंड सॉरी, ये तो वो नीचे गिरी और झूलने लगी, स्विंग करने लगी थ्रेड से। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से उसने क्विकली माउंट करना, ऊपर चढ़ना शुरू किया। या फिर ये भी आप लिख सकते हैं, बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। एक बार फिर से वो ऊपर गई। बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिसमें जो स्पाइडर है उसके एफर्ट्स को दिखाया गया है। कोई भी 3 लाइन्स आप लिख दीजिए। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, इट्स हेड ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट एंड बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। नेक्स्ट इज नाउ फिर से 3 एग्जाम्पल्स आपको पोएम से पिक करने हैं जिसमें यूज किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ओके, एक कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है, देखिए एक तो यहीं पर है, ये रहा, इट इज ट्रू, इट इज बेसिकली इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे टी साउंड रिपीट हुई है, जो कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर है इन दोनों वर्ड्स का, वो सेम है। एक ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एलिट्रेशन के लिए। एक फिर यहाँ पर है, एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, एंड आफ्टर दोनों में ए साउंड रिपीट हुई है। नेक्स्ट इज एक ये भी हो सकता है, इट्स सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल। ये भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, भले एडजेसेंट नहीं है, बट अगर एडजेसेंट ही हमें ढूंढने हैं। ये हो सकता है, ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। फुट फ्रॉम एफ रिपीट हुआ है। या फिर हायर एंड हायर ही गॉट, एच फिर ये रिपीट हुआ है, हायर एंड हायर एंड देन ही, ये लिख लेते हैं, हायर एंड हायर ही गॉट। ये थर्ड लाइन हो जाएगी जिसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है। हायर एंड हायर ही गॉट, ह जो साउंड है वो रिपीट हुई है, एंड आफ्टर अ वाइल अ साउंड रिपीट हुई है, टिस ट्रू ट की साउंड रिपीट हुई है, वॉज अ मोनार्क। नेक्स्ट इज व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। पोएम में पोएट ने इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को रिपीट क्यों किया है? ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडिली स्टेडिली, अप, उसने कोशिश की और कोशिश की, धीरे धीरे, अप एंड अप। तो ये यूज किया है उसने ये दिखाने के लिए कि स्पाइडर जो है वो कितनी मेहनत कर रही थी। हाउ हार्ड द स्पाइडर ट्राइड, कितनी मेहनत से उसने कोशिश की। और एक तरह से ये पोएम में एक म्यूजिकल इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी ऐड करते हैं। सो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, छोटा ही आंसर होगा। आप कहेंगे द पोएट रिपीट करता है द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। इन वर्ड्स को एंड फ्रेजेस को टू शो, ये शो करने के लिए, हाउ हार्ड द स्पाइडर ट्राइड, कि स्पाइडर ने कितने मेहनत से, कितना उसने ट्राई किया, कोशिश की। ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडिली स्टेडिली, धीरे धीरे, अप एंड अप, ओके, एंड ट्राइड, कोशिश की। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो मेक्स द पोएम साउंड म्यूजिकल, इससे पोएम जो है वो थोड़ी म्यूजिकल भी लगती है, स्ट्रांग लगती है। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से सही आंसर को चूज करना है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की राइम स्कीम देखिए किस तरह से वर्ड्स उसमें राइम हुए हैं। अगर यहां पर हम देखें, देखिए राइम स्कीम हम डिसाइड कैसे करते हैं। जो भी आपको पोएम गिवन हो, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में जो आता है जनरली, जो आपको अनसीन पैसेजेस पोएम्स उसमें दी होती है, उसमें भी आपको पूछ लेते हैं कि पोएम में राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम हम ऐसे देखते हैं, जो भी पोएम आपको गिवन हो, सबसे पहले आपको एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना है। ये है डाउन, इसको हम नाम दे देते हैं ए। अब नेक्स्ट वर्ड अगर डाउन के साथ राइम करेगा तो वो भी ए होगा, अगर नहीं करेगा तो उसको नेक्स्ट लेटर से हम डिनोट करेंगे बी से। डाउन के बाद ये है थिंक, तो ये हो गया बी।
फिर यहाँ पर देखिए क्राउन, क्राउन, डाउन, क्राउन, ये राइम करते हैं तो इसको भी हम ए लिखेंगे। देन सिंक, थिंक और सिंक राइम करते हैं तो इसको भी हम बी लिखेंगे। तो राइम स्कीम क्या है? ए बी, ए बी। आगे भी अगर आप देखें, डीड और यहाँ पर सक्सीड, फर्स्ट और थर्ड लाइन के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से राइम करते हैं। और ग्लैड और सैड, तो यहाँ पर भी ए बी है। डिस्पेयर, देयर, बी, ही। ओके, ए बी ये राइम स्कीम है पूरी ही पोएम की। ड्रॉप्ड, स्टॉप्ड, फर्स्ट एंड थर्ड अगेन, इन दोनों को ए दिया। सेकंड में क्या है? क्लू, अलग है बिल्कुल, बी नाम दिया। डू, क्लू और डू क्योंकि राइम करते हैं सो बी बी। डोम, होम, फाइंड, डिवाइन, सो ए बी राइम स्कीम है ए बी। अगर इसका राइमिंग वर्ड यहाँ पर होता, डोम के बाद होम यहाँ होता, फाइंड यहाँ होता, डिवाइन यहाँ होता, तो राइम स्कीम क्या होती? ए बी। ओके, ए बी होती तब। अभी है ए बी, ए फिर डिफरेंट बी, फिर इसके साथ राइम करता हुआ, फिर बी के साथ राइम करता हुआ। तो इसमें आंसर हम लिखेंगे ए बी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। राइम स्कीम इज ए बी। नाउ ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रावो क्या है? एक कंजेक्शन है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो एक सडन फीलिंग या सडन इमोशन को शो करते हैं। या फिर एक एडजेक्टिव है, वैसे एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ब्रावो को इंग्लिश में जनरली हम एक इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं। ये किसी की तारीफ करने के लिए सडनली सडन एक इमोशन है। जैसे उसने, किंग ने देखा कि जो स्पाइडर है उसने 9 बार फेल होने के बाद भी वो सक्सेसफुल रही, एंड में उसने कोशिश करना बंद नहीं किया, तो एकदम से उसका एक इमोशन आया, उसने एक प्रेज करने वाला और उसके मुंह से ब्रावो निकला, शाबाश जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो शाबाश एक एडजेक्टिव नहीं है, वो किसी की क्वालिटी नहीं है, वो एक इंटरजेक्शन है। तो ब्रावो होगा यहाँ पर इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, द पोएट यूजेस टॉस एंड टिस फॉर द सेक ऑफ। टॉस ये पहले इंग्लिश में, अब तो हम जनरली नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन की तरह यूज किए जाते थे, और ये फुल फॉर्म है टॉस, इट वॉज की फुल फॉर्म है। जनरली जब हम जल्दी बोलते हैं टॉस की साउंड आती है, एंड इट इज में टिस की साउंड आती है। तो पोएम में जल्दी ये बोले जाएं, एक राइम बने गाते टाइम, उसके लिए टॉस, इट वॉज के लिए, एंड टिस, इट इज के लिए यूज किया गया है। सो ये हैं कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट, द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर्ड टू किंग ब्रूसेस ओन स्ट्रगल। स्पाइडर जिस तरह से क्लाइंब करती है, बार बार गिरती है, उसे कंपेयर किया गया है किंग ब्रूस के खुद के स्ट्रगल से। जैसे वो भी कुछ ग्रेट करने की बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो रहा था, तो उन दोनों को सेम एक तरह से कंपेयर किया गया है एक दूसरे से। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब, जैसे स्पाइडर बार बार कोशिश कर रही थी अपने वेब तक पहुंचने की, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। ब्रूस भी कुछ महान करने की कोशिश कर रहा था अपने लोगों के लिए। तो इन्हें कंपेयर किया गया है। इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफोर। जब आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को, इट स्ट्रेंथन्स द पोएम्स मैसेज अबाउट प्रिजर्वेरेंस। ये पोएम का जो एक मैसेज है प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड, जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहना। तो उस मैसेज को ये और स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। एक मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच का एक वो फिगर है जो जिसमें इन्वॉल्व होता है एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। जो चीजें अनलाइक है, एक दूसरे के जैसी नहीं है, उनके बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज, इसके जैसा, इसकी तरह, ऐसे वर्ड्स को ना यूज करके सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन जब होता है उसे हम कहते हैं मेटाफोर। इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है दैट वन थिंग इज अनदर, एक चीज दूसरी ही है, उसके जैसी नहीं है, वो ही है। हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन देम टू ऐड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग, उनके बीच में सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करता है जिससे कि एक डीपर मीनिंग और एक अंडरस्टैंडिंग बने जो दो चीजें हैं उनके बीच में। ओके, अभी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेटाफोर वो होता है जो दो अनलाइक चीजों के बीच में एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, मतलब एक चीज को दूसरी ही मानता है, उसके जैसी भी नहीं, वैसी नहीं, बिल्कुल वो ही। जैसे पोएम में
जो किंग का स्ट्रगल है कुछ अच्छा करने का, वो बिल्कुल स्पाइडर जिस तरह से वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रही है वो ही है, उसके जैसा भी नहीं, बिल्कुल वही बताया गया है, इसे हम मेटाफोर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, आइडेंटिफाई करिए कौन से इनमें से मेटाफोर्स है और कौन से सिमिलीज हैं। सिमिली हम किनको बोलते हैं? जब हम कंपेयर करते हैं लाइक, एज, उस तरह के वर्ड्स को यूज करके। एम लिखेंगे मेटाफोर के लिए, एस लिखेंगे आप सिमिली के लिए। ही रन एज फास्ट एज अ चीता, वो चीता के जितना फास्ट दौड़ता है। चीता से इसको कंपेयर किया गया है। जब भी एज या लाइक इस तरह के वर्ड्स आएंगे वो हमेशा सिमिली होगा, क्योंकि यहाँ पर एज फास्ट एज यूज किया गया है, तो ये एस यहाँ पर लिखेंगे। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, अब देखिए इससे आप बेटर समझेंगे। कहा गया दुनिया एक स्टेज है, दुनिया स्टेज के जैसी है, इज लाइक अ स्टेज, ऐसा नहीं कहा गया। अगर होता द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, ये जो वर्ल्ड है दुनिया एक स्टेज की तरह है, तो ये सिमिली होता, लेकिन वर्ल्ड को स्टेज ही बता दिया गया है एक डीपर मीनिंग क्रिएट करने के लिए। जैसे वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सभी वहां पर एक्टर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, जो लाइफ हम जी रहे हैं। तो ये सीधा सीधा कंपैरिजन है, बिना कोई लाइक या एज इस तरह के वर्ड्स को यूज करके, ये है मेटाफोर। नेक्स्ट इज द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, रात जो है बिल्कुल कोयले के जैसी काली थी। रात कोयला थी ऐसा नहीं कहा गया, कोयले के जैसी थी यहाँ पर, क्योंकि एज कंपेयर करने के लिए एज डार्क एज यूज हुआ है, तो ये एक सिमिली है। ही sang लाइक एन एंजल, उसने एंजल की तरह गाया, तो लाइक आ गया तो सिमिली है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी जो आवाज थी वो कानों के लिए म्यूजिक के जैसी थी। म्यूजिक के जैसी नहीं, म्यूजिक थी। अगर म्यूजिक के जैसी होती लाइक म्यूजिक तो फिर सिमिली होता, लेकिन म्यूजिक थी अगर ये कह दिया, एक तरह से डायरेक्टली कंपेयर कर दिया म्यूजिक को और उसकी आवाज को, तो ये फिर मेटाफोर है। द क्लासरूम वॉज अ जू, अब क्लासरूम जो है वो चिड़ियाघर था। क्लासरूम और चिड़ियाघर को सेम ही बता दिया बिल्कुल, हालांकि दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जैसा यहाँ पर कहा गया था कि अनलाइक थिंग्स होती हैं, चीजें बिल्कुल अलग होती है, लेकिन एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। क्लासरूम चिड़ियाघर था, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जानवर थे, एक तरह से वो एक डीपर मीनिंग क्रिएट करने के लिए, मतलब उसकी तरह वहां पर शोर था, ऐसा बोल दिया गया, तो ये है एक मेटाफोर। और अगर ये होता कि क्लासरूम चिड़ियाघर के जैसा था, वॉज लाइक अ जू, तो फिर सिमिली हो जाता। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, बेबी जो है वो बिल्कुल एक लॉग जैसे, एक लकड़ी का लॉग होता है बिना हिले डुले, वैसे सो रहा था, तो ये हो जाएगा सिमिली, क्योंकि लाइक यूज किया है यहाँ पर। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, सन के जैसी ब्राइट थी उसकी स्माइल, सन नहीं कहा स्माइल को, सन के जैसी कहा है, एज ब्राइट एज क्योंकि यूज हुआ है तो सिमिली है। द लेक वॉज अ मिरर, लेक वॉज नॉट लाइक अ मिरर, लेक मिरर के जैसी नहीं थी, लेक मिरर ही थी, लेक बिल्कुल शीशे के जैसी थी, रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जिसमें स्काई रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये मेटाफोर है। जो लेक है उसको मिरर बता दिया गया है। ओके, होपफुली सिमिली और मिरर जो मेटाफोर है उसमें डिफ्रेंशिएट आप कर पाए, अगर एग्जाम में भी आता है। और ये वैसे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिना लाइक बिना कुछ एज यूज किए, तब वो मेटाफोर होता है। जैसे कि वो जैसे वर्ल्ड एक स्टेज है, स्टेज ही कह दिया वर्ल्ड को, क्लासरूम को जू कह दिया, फिर लेक को मिरर कह दिया। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं एज को यूज करके या फिर लाइक को यूज करके, वो चीता की तरह दौड़ता है, उसे चीता नहीं कहा, चीता की तरह कहा, तो ये सिमिली है। नाइट कोयले की तरह काली थी, कोयले की तरह थी, कोयला नहीं थी। ओके, एनीवेज आगे आते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलेट टू मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स टू सिमिलीज। जो सिमिलीज हैं जहां पर लाइक या एज को यूज करके कंपैरिजन किया गया है, उसे मेटाफोर्स में चेंज करना है, जहां पर मेटाफोर्स है उन्हें सिमिलीज में चेंज करना है। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए भी है। जैसे कहा गया है सबसे पहले एग्जाम्पल में, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांच ऑफ माइटी ट्रीज, ये सिमिली है। नॉलेज कैसे फैलती है, लाइक क्योंकि यूज कर दिया। जैसे एक बड़े से पेड़ की ब्रांचेस फैलती है, वैसे ही ज्ञान भी फैलता है। अब इसको अगर मेटाफोर बनाना है तो हम क्या कहेंगे, नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ माइटी ट्रीज, माइटी ट्री, माइटी ट्री की फैलती हुई ब्रांच है नॉलेज, मतलब मीनिंग वही है सेम। इसमें भी जो माइटी ट्री की ब्रांचेस हैं उन्हीं से ही कंपेयर किया गया है नॉलेज को, लेकिन यहां पर माइटी ट्री की ब्रांच को ही नॉलेज बता दिया गया है और यहां पर लाइक उसकी तरह बताया गया है। नेक्स्ट,
हिज करेज वॉज अ बीकन, उसकी जो हिम्मत है वो एक बीकन, एक लाइट की तरह, रोशनी की तरह है, गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म एक तरह से जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें हमें गाइड करती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, उसकी करेज को, हिम्मत को बीकन, एक लाइट की तरह, लाइट ही बता दिया गया है कि तरह भी नहीं, उसकी करेज बीकन है। तो ये है मेटाफोर। अब इसे सिमिली में कैसे यूज करेंगे, हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बीकन, उसकी करेज उतनी ब्राइट है, बीकन के जैसी ब्राइट है, बीकन नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट के जैसी ब्राइट है, जो हमें गाइड करती है थ्रू द स्टॉर्म। तो ये हो गई सिमिली। या फिर आप कह सकते हैं हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन, उसकी जो करेज है वो बीकन के जैसी है, गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम चेंज करते हैं। द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट, बुक जो है वो एक ट्रेजर चेस्ट है, ट्रेजर मतलब खजाना, चेस्ट हम बोलते हैं संदूक को, तो एक संदूक का खजाना है बुक, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, जो कि कभी ना एंड होने वाले एडवेंचर से भरी है। अब यहाँ पर बुक को ही ट्रेजर चेस्ट बता दिया गया है, मतलब कि एक मेटाफोर है। हम लेकिन इसको सिमिली में जब कन्वर्ट करेंगे तो कंपेयर करेंगे, तो हम कहेंगे आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा, द बुक इज लाइक, सॉरी वॉज, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट, सेम ही रहेगा बाकी, तो इसका आंसर यहीं पर लिख देते हैं, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट, यहां पर लाइक आ जाएगा सिर्फ, बुक ट्रेजर चेस्ट के जैसी है, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। नाउ हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज, उसकी जो मुस्कुराहट, उसकी जो हंसी है, लाफ्टर है, वो एक मेलेडी है, एक सॉन्ग के, एक रिदम के जैसी है, रिदम है, जैसी भी नहीं, लाइक भी नहीं यूज किया, उसका लाफ्टर मेलेडी है जो ब्राइटन करता है डार्केस्ट डेज को भी। तो यहां पर हम कहेंगे हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलेडी, लाइक इसमें ऐड हो जाएगा, दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज, सेम ही रहेगा बाकी, सिर्फ लाइक आपको ऐड करना है, उसके जैसी है तो सिमिली हो गया, वो ही है, लाफ्टर मेलेडी ही है, तो फिर मेटाफोर हो गया। बुक ट्रेजर चेस्ट है तो मेटाफोर है, ट्रेजर चेस्ट के जैसा है तो सिमिली है। नेक्स्ट इज द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड, माउंटेन जो है वो एक गार्ड की तरह खड़ा है, एज अ गार्ड, एज क्योंकि आ गया तो ये एक सिमिली हो गया। वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, माउंटेन जो है नीचे वैलीज को देख रहा है, जैसे उसकी तरह गार्ड की तरह खड़ा है, नीचे जो वैलीज को देखता है। तो अब हम ये हटा देंगे, गार्ड की तरह नहीं खड़ा, गार्ड ही है, तो हम कहेंगे द माउंटेन वॉज अ गार्ड, द माउंटेन वॉज अ गार्ड, माउंटेन एक गार्ड था, वॉचिंग ओवर द वैलीज सेम रख सकते हैं, जो नीचे वैलीज को देख रहा था। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक, क्लॉक मतलब होता है जैसे एक बड़ा सा ओवरसाइज्ड एक कोट हो जैसे, उसकी तरह। तो नाइट एक वेलवेट क्लॉक के जैसी है, एक बड़े से वेलवेट कलर के कोट के जैसी है, जो रैप करती है द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, जो पूरी दुनिया है, मिस्ट्री से भरी हुई दुनिया है, उसको जिसने रैप करके रखा है। सो अभी हम नाइट को वेलवेट क्लॉक के जैसा नहीं बताएंगे, वेलवेट क्लॉक ही बताएंगे। अगर इसे चेंज करना है हमें मेटाफोर में, तो हम कहेंगे द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक, लाइक हटा देंगे सिर्फ यहां से। नाइट एक वेलवेट क्लॉक थी, रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, जिसने मिस्ट्री में वर्ल्ड को रैप किया हुआ था। अंधेरा हो जाता है वर्ल्ड में, जो कुछ भी है वो दिखता नहीं है, तो एक मिस्ट्री की तरह हो जाता है। नाउ हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज, उसके जो थॉट्स हैं वो बटरफ्लाइज के जैसे है, सिमिली हो गया। इन समर मीडो, जैसे समर मीडो में घास के मैदान में, गर्मियों में घास का मैदान भरा रहता है, उसमें जैसे बटरफ्लाइज फ्री होती है एक तरह से, वैसे ही उसके थॉट्स हैं, वैसे ही उसके विचार है। तो हम कहेंगे हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज, उसके जो विचार है वो बटरफ्लाइज हैं इन अ समर मीडो। ओके, समर मीडो की बटरफ्लाई ही है, बटरफ्लाई के जैसे नहीं है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को रीड करिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। सो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, फ्लंग मतलब वैसे फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि उसने अपने आप को नीचे फेंका, सही नहीं है, उसने एकदम से वो नीचे बैठ गया राजा, इन लो डिस्पेयर, लो मतलब बहुत सैड, डिस्पेयर निराशा, जब वो बहुत ज्यादा निराश था। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतना ग्रीव्ड, इतना दुखी जितना कोई आदमी हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और थोड़े टाइम के बाद उसने पॉन्डर किया, गहराई से सोचा वहां। आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, उसने कहा कि मैं ये सब गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा।
नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पर अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर गिरती है नीचे, विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, उसके सिल्क के, फिल्मी मतलब बहुत पतले से, क्लू यहाँ पर यूज हुआ है थ्रेड के लिए, तो पतले से अपने सिल्क के थ्रेड के साथ एक नीचे गिरती है स्पाइडर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द फ्रेज विच शोज द इमोशनल विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन टू द किंग्स इमोशनल स्टेट। किंग की जो इमोशनल स्टेट है, इतना सैड वो है, उसका एक फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाया गया है, वो कौन सी फ्रेज है? तो पहली लाइन है, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, लो डिस्पेयर में उसने अपने आप को एकदम से नीचे फेंक दिया, तो वो फिजिकल एक्सप्रेशन है उसका, जब हम नीचे बैठ जाते हैं एकदम दुखी होकर, ठीक है, जो उसके मेंटल इमोशनल स्टेट को शो करती है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एज इट इज। नाउ व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर? डिस्पेयर मतलब निराश, होपलेसनेस, एक तरह से सैड, ये तो यूज किया ही राइटर ने, पोएट ने, उसके पहले लो क्यों यूज किया है? लो एक तरह से शो करता है उस जो किंग है बेसिकली वो वीक फील कर रहा है, लो है, डिफीटेड फील कर रहा है, उसको शो किया है डिस्पेयर से पहले। लो को जो यूज किया है पोएट ने, तो आप कहेंगे द पोएट यू दस है तो यूज इज द वर्ड, पोएट यूज करता है वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर, डिस्पेयर से पहले, टू शो दैट द टू शो हाउ वीक एंड डिफीटेड द किंग वॉज फीलिंग, या फिर टू शो दैट टू शो किंग्स नॉट जस्ट द सैडनेस और होपलेसनेस ऑफ द किंग बट ऑल्सो हाउ ही वॉज फीलिंग वीक एंड डिफीटेड, टू show that the king was not just king what the king was not just hopeless, वो सिर्फ डिस्पेयर होपलेस नहीं था, उसे सिर्फ निराशा नहीं थी, बट ऑल्सो फीलिंग वीक एंड डिफीटेड, बल्कि वो वीक फील कर रहा था और डिफीटेड, हारा हुआ फील कर रहा था, इसलिए उसने पोएट ने डिस्पेयर से पहले लो भी यूज किया, लो डिस्पेयर। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चूज करिए। इन द लाइन, ये जो लाइन है, एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़े टाइम के बाद, ही पॉन्डर्ड देयर, उसने वहां पर और अच्छे से सोचा, पॉन्डर करना मतलब किसी चीज को बार बार सोचना, गहराई से सोचना। सो द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर्ड का क्या मतलब है? पॉज्ड, पॉन्डर्ड का मतलब है थॉट, थॉट डीपली, बल्कि नोटिस, रेस्टेड नहीं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स हैं उनसे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द फ्रेज सिल्की फिल्मी क्लू, सिल्कन, सिल्क का, फिल्मी बहुत पतला, क्लू थ्रेड धागा, मतलब क्रिएट करता है एक इमेज ऑफ समथिंग दैट इज, एक इमेज हमारे माइंड में आती है, दैट इज लॉन्ग एंड लाइट, जो लंबा है, हल्का है, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, जो बहुत डेलिकेट है, बहुत इजीली जो टूट सकता है उसे हम डेलिकेट कहते हैं, और बहुत सॉफ्ट है, सिल्क का बना हुआ है, सॉफ्ट है और डेलिकेट है क्योंकि फिल्मी यूज किया है। ओके, तो इसमें आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, टॉयल करना मतलब बहुत हार्डवर्क करना, जब वो इतना हार्डवर्क कर रहा है, स्पाइडर एक तरह से स्पाइडर के लिए यूज हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने वेब तक, एंड क्लिंग, और क्लिंग किए हुए हैं, चिपके हुए हैं बहुत मुश्किल से, हार्डवर्क करके, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार वो इट टम्बल्स मतलब लड़खड़ाकर नीचे गिरता है बहुत क्लमजी तरीके से, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन एक बार फिर से इंसेक्ट ऊपर जाता है। मी दिस एन एंग्शियस मिनट, ये बहुत ही एक नर्वस करने वाली, एंग्शियस मतलब नर्वस होना, ऐसा टाइम है, राजा कहता है, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वो उसके जो वेब का डोर है उससे सिर्फ एक ही फुट दूर है। ओ से विल ही लूज और विन इट, वो उसे लूज करेगा, हार जाएगा, फिर से नीचे गिर जाएगा, और विन इट या फिर जीत जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, ये राजा सोच रहा है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी, ये एनालॉजी, एनालॉजी हम कहते हैं जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से टॉयल को कंपेयर किया गया है हार्ड के साथ, टॉयल मतलब हार्डवर्क करना, ऐसे ही बताइए इनमें से कौन सा सेम रिलेशन रखता है। रोल, टम्बल, टम्बल सर्कल, टम्बल हमने देखा एकदम से क्लमजी तरीके से ऐसे लड़खड़ा कर नीचे गिरना, कंप्रेस, रोल, जंप, टम्बल, तो टम्बल से सही जो इसका मीनिंग होगा वो होगा रोल, रोल करते हो मतलब ऐसे नीचे गिरना। ओके, सो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रोल एंड टम्बल, ये सही एनालॉजी है, जो रिलेशन टॉयल का हार्ड के साथ है वही रोल का टम्बल के साथ है। नेक्स्ट,
नाउ लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन। 2 कौन से कैरेक्टर्स इस लाइन में स्पाइडर के हाईलाइट होते हैं। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर से इंसेक्ट ऊपर जाती है। इतने बार फेल होने के बाद फिर से स्पाइडर ऊपर जाती है। ये शो करता है कि वो डिटर्मिन्ड है, मतलब अपने काम को पूरा करने की इच्छा शक्ति उसमें है। ये शो करता है उसकी डिटर्मिनेशन को, डिटर्मिन्ड होने को, और फिर से हार्ड वर्किंग है, ये भी शो करता है। हार्ड वर्किंग है, कभी गिव अप ना करने वाला उसका एटीट्यूड है, ये भी आप लिख सकते हैं। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एक्सप्रेशन आह मी, ये जो राजर का एक एक्सप्रेशन है एकदम से उसको देखकर कि वो एक ही फुट दूर रह गई है, फिर वो कहता है आह मी, ये जो स्पाइडर है ये सिर्फ एक ही फुट दूर है उसके कॉबवेब से, ये जीतेगी या फिर हारेगी। तो ये एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट में इंडिकेट करता है द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, कि वो खुश है। स्ट्रेस को शो करता है रिलीफ, या फिर लोनलीनेस, ये शो करता है उसके स्ट्रेस को कि अब क्या होगा। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सही रीजन से के साथ आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज, रीडर्स इस एक्सट्रैक्ट से रिलेट कर पाएंगे खुद को भी। क्यों? क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करते हैं, लेकिन फिर से कोशिश करते हैं बिल्कुल स्पाइडर के जैसे ही। सो आंसर आप लिखेंगे रीडर्स, हम इससे रिलेट कर पाते हैं बिकॉज वी ऑल फेस फेलियर। हम सभी फेलियर को फेस करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, बट ट्राई अगेन। हार नहीं मानकर बैठ जाते, छोड़ नहीं देते हैं चीजों को, फिर से कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक द स्पाइडर, बिल्कुल स्पाइडर के जैसे ही। नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। जो फर्स्ट स्टैंजा है जहां पर आपको बताया गया कि किंग एकदम से नीचे बैठ गया है और लोनली मूड है उसका, बिल्कुल सोचने के लिए नीचे बैठा है। हालांकि वो मोनार्क है, क्राउन पहनता है, लेकिन उसका जो हार्ट है इट बिगनिंग टू सिंक, वो सिंक होने लगा, दिल उसका टूट गया है। ये शो करता है कि राजा सैड है, होपलेस है, और एक सीरियस और इमोशनल मूड हमारा सेट करता है कि क्यों वो सैड है, क्या हुआ है, इमोशनल हम हो गए। राजा है, क्राउन पहनता है, लेकिन फिर भी हेल्प। सो द फर्स्ट स्टैंजा शोज दैट द किंग इज सैड एंड हेल्पलेस। फर्स्ट स्टैंजा शो करता है कि किंग सैड है और किंग होने के बाद भी वो हेल्पलेस है। दिस सेट्स अ सीरियस एंड इमोशनल मूड, और ये हमारा एक सीरियस और इमोशनल मूड सेट करता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूसेस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। किस तरह से किंग ब्रूस का एटीट्यूड चेंज होता है पोएम के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग किंग ब्रूस वॉज सैड एंड वॉन्टेड टू क्विट। उसका जो एटीट्यूड था वो एक क्विटर के जैसा था, वो सैड था, क्विट करना चाहता था। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन पोएम के एंड तक जाते जाते क्या हुआ, ही फील्स होपफुल, वो होपफुल फील करता है, उम्मीद उसमें जागती है, एंड रेडी टू ट्राई अगेन, और तैयार हो जाता है फिर से कोशिश करने के लिए। नेक्स्ट इज द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। पोएट ने स्पाइडर के हर एक्शन को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। What does this tell us about his attitude towards the spider? ये क्या शो करता है कि पोएट का क्या एटीट्यूड है स्पाइडर के प्रति। तो पोएट ने डिस्क्राइब किया है हर एक्शन स्पाइडर का ग्रेट डिटेल में। दिस शोज, ये शो करता है दैट द पोएट एडमायर्स एंड रिस्पेक्ट्स स्पाइडर्स एवरी एफर्ट, कि जो पोएट है वो स्पाइडर के हर एफर्ट को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है और उसे रिस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए हर एक्शन को उसने बहुत डिटेल में बताया है। He wants the reader to learn from them and be inspired. वो चाहता है कि रीडर्स भी उन्हें उतनी ही डिटेल में पढ़े, उनसे कुछ सीखे और इंस्पायर हो। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। किस तरह से स्पाइडर हमें इंस्पायर करती है कि हमारी जो निराशा है उसको हमें ओवरकम करना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। सो द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप, ये क्वेश्चन से ही ले लेंगे। एज इट ट्राइज अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बार बार ट्राई करती है चैप्टर में, स्टोरी में। इट टीचेज अस, वो हमें सिखाती है टू नेवर गिव अप इवन व्हेन वी फेल, कि हमें गिव अप नहीं करना है भले ही हम फेल हो रहे हो। नेक्स्ट इज द पोएम टीचेज अस, पोएम हमें सिखाती है दैट
फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। जैसे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, एक स्टोन से आप दूसरे स्टोन पर पैर रख के एक वाटर बॉडी को क्रॉस करते हैं, वैसे ही फेलियर्स भी स्टेपिंग स्टोन्स की तरह है जो हमें सक्सेस तक लेकर जाते हैं। एक्सप्लेन करिए पोयम ये हमें कैसे सिखाती है। तो फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेलियर्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस तक जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि ईच फेलियर टीचेज अस समथिंग न्यू। हर फेलियर हमें कुछ नया सिखाता है। इफ वी कीप ट्राइंग, अगर हम ट्राई करते रहे, वी मूव क्लोजर टू सक्सेस, तो हम सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे। जस्ट लाइक हाउ स्पाइडर सक्सीडेड, जिस तरह से स्पाइडर सक्सेसफुल रही आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद। जैसे स्पाइडर इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल रही, वैसे ही हर बार जो फेलियर है वो हमें कुछ नया सिखाता है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो हम और क्लोज जाते जाएंगे सक्सेस के, क्योंकि फेल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फेलियर कुछ नया ही हमें सिखाएगा। नेक्स्ट इज द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू आवर लाइफ्स। स्पाइडर की ये जो जर्नी है ये हमें सिखाती है कि कोई भी हमारी लाइफ में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, जिससे हम इंस्पिरेशन ले वो बन सकता है। इलाबोरेट करिए। सो अ स्मॉल स्पाइडर टॉट अ बिग लेसन टू अ किंग। कहाँ एक राजा, कहाँ एक छोटी सी स्पाइडर, उस स्मॉल स्पाइडर ने एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया किंग को। इसका मतलब है एनीवन, कोई भी, इवन अ टाइनी क्रीचर, एक छोटा सा क्रीचर भी हमें इंस्पायर कर सकता है, कैन इंस्पायर अस। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि पहला जो स्टैंजा है वो किस तरह से पोएम का मूड सेट करता है। तो फर्स्ट स्टैंजा शो करता है किंग की सैडनेस को, उसकी हेल्पलेसनेस को। ये एक सीरियस और इमोशनल मूड सेट करता है। आगे था कि किंग ब्रूस का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो स्टार्टिंग में किंग सैड था, ही वांटेड टू क्विट, लेकिन एंड में वो होपफुल था एंड ही वाज रेडी टू ट्राई अगेन। नेक्स्ट इज पोएट ने स्पाइडर के हर एक्शन को इतने डिटेल में बताया है। तो ये क्या बताता है कि स्पाइडर के प्रति पोएट का क्या एटीट्यूड है। तो पोएट ने जो डिस्क्राइब किया एक्शंस को इतना ग्रेट डिटेल में, ये हमें बताता है कि पोएट स्पाइडर के हर एक्शन को एडमायर करता है और रिस्पेक्ट करता है। वो चाहता है कि रीडर्स उनसे कुछ सीखे एंड बी इंस्पायर्ड और इंस्पायर्ड हो। नेक्स्ट इज किस तरह से स्पाइडर हमें इंस्पायर करती है डिस्पेयर को ओवरकम करने में और कभी भी गिव अप ना करने के लिए। तो स्पाइडर हमें इंस्पायर करती है क्योंकि वो बार बार कोशिश करती है। वो हमें सिखाती है गिव अप नहीं करना है इवन व्हेन वी फेल। नेक्स्ट इज पोएम हमें सिखाती है कि फेलियर तो स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। किस तरह से पोएम हमें ऐसा सिखाती है। तो फेलियर स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर फेलियर हमें कुछ नया सिखाता है। ईच फेलियर टीचेज अस समथिंग न्यू। इफ वी कीप ट्राइंग, अगर हम कोशिश करते रहे, वी मूव क्लोजर टू सक्सेस, हम सक्सेस की ओर पास जाते जाएंगे। जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोएम में स्पाइडर सक्सेसफुल रही आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स। बार बार वो फेल हुई, हर बार फेलियर से उसने कुछ सीखा होगा, किस तरह से क्लाइंब करना है, क्या मिस्टेक उसने पहली बार की, और फाइनली सीख कर ही वो फाइनली जो उसका कॉबवेब है वहां तक पहुंच जाती है। स्पाइडर की जर्नी हमें बताती है कि कोई भी हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है। कैसे, इलाबोरेट करिए। तो इतना बड़ा लेसन एक छोटी सी स्पाइडर ने किंग को सिखाया, इसका मतलब कोई भी, इवन एक टाइनी क्रीचर भी हमें इंस्पायर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट। Now let us learn. Write the opposites of the following words taken from the poem. ये पोएम से कुछ वर्ड्स लिए हैं, इनके ऑपोजिट आपको लिखने हैं। अप का ऑपोजिट होगा डाउन, फास्ट का ऑपोजिट होगा स्लो, फास्ट स्लो। ग्लैड का होगा अपसेट, अपसेट या फिर सैड भी हो सकता है। देन विन का होगा लूज एंड सक्सीड का होगा फेल, फेलियर। ओके, now next is choose the correct meaning of the underlined words in the following sentences from the box given below. नीचे जो बॉक्स आपको दिया है, इससे आपको सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके मीनिंग चूज करने हैं। फिर आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे ऑफ योर ओन फॉर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के लिए। ओके, फर्स्ट इज, अच्छा पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए हार्डवर्क करना। प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर समथिंग न्यू, खुद को कुछ नया करने के लिए तैयार करना।
एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, एक कोशिश कुछ नया कुछ डिफिकल्ट करने की। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए बहुत कोशिश करना, बहुत हार्डली ट्राई करना। ओके, नाउ सेंटेंसेस हैं, प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। एंडेवर मतलब होता है कोशिश, प्लीज हर कोशिश करना टाइम पर पहुंचने की। सो एंडेवर का मीनिंग हो जाएगा एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, कुछ नया या कुछ मुश्किल करने का एक अटेम्प्ट, एक कोशिश, वो होता है एंडेवर। अब खुद का सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे आई मेड एन एंडेवर, मैंने एक कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया। आई मेड एन एंडेवर, फिर कोई भी काम लिख दीजिए जो आपके लिए नया हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। एन एंडेवर टू लर्न स्विमिंग, मैंने स्विमिंग सीखने की एक कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट इज एंड टॉयल टायरलेसली टू सेव फूड फॉर रेनी सीजन, रेनी सीजन के लिए फूड सेव करने के लिए एंड्स टॉयल करती है। टॉयल मतलब हार्डवर्क करना बहुत लंबे टाइम के लिए, टायरलेसली बिना थके। सो ये हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड एंड, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक बहुत हार्डवर्क करते रहना, मेहनत करते रहना, उसे हम कहते हैं टॉयल। और इसका बहुत ही कॉमन सेंटेंस आपने सुना होगा, जैसे हमारे फार्मर्स टॉयल करते हैं इन द फील्ड्स। सो वही लिख देते हैं, सेंटेंस आप लिख देंगे फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड्स ऑल डे, पूरा दिन। नेक्स्ट, नाउ वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, हम एनकरेज करते हैं सभी स्टूडेंट्स को टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, उनका बेस्ट करने की कोशिश करने के लिए। स्ट्राइव करना मतलब होता है ट्राई करना, बहुत, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। जैसे हमें हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए एक बेटर स्टूडेंट बनने के लिए। सो स्ट्राइव मतलब हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। और सेंटेंस ये लिख देते हैं, वी मस्ट स्ट्राइव टू अचीव ग्रेट थिंग्स, या फिर वी मस्ट स्ट्राइव टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स, बेटर ह्यूमन बीइंग, जो भी आप लिखना चाहे। ओके, नेक्स्ट, नाउ द सेलर्स ब्रेस्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड, सेलर्स ने खुद को ब्रेस किया, ब्रेस मतलब तैयार किया, ब्रेस करना, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने के लिए खुद को तैयार करना। उन्होंने खुद को ब्रेस किया अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसे फेस करने के लिए। सो ये मीनिंग हो जाएगा ब्रेस्ड का, प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट। और सेंटेंस आप लिख सकते हैं दैट आई ब्रेस्ड माई सेल्फ फॉर, कोई भी मुश्किल काम हो उसे करने के लिए आपको खुद को ब्रेस करना हो। आई ब्रेस्ड, या फिर शी ब्रेस्ड हरसेल्फ फॉर द कोल्ड विंड से खुद को बचाने के लिए उसने खुद को ब्रेस किया, खुद को एक तरह से तैयार किया। या फिर आई ब्रेस्ड माई सेल्फ बिफोर टेलिंग द ट्रुथ, सच बोलने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है, तो उसके लिए मैंने खुद को ब्रेस किया। या फिर बिफोर जंपिंग इनटू द वाटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, अगर सेंटेंस लिखना हो, यहाँ पर नहीं आएगा, इधर लिख देते हैं, आई ब्रेस्ड माई सेल्फ बिफोर जंपिंग इनटू द वाटर। ओके, मीनिंग आपको पता लग गए हैं। सेंटेंसेस अगेन आप खुद के भी बना सकते हैं, कुछ भी हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था एंडेवर, एंडेवर के लिए सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई मेड एन एंडेवर टू लर्न स्विमिंग, मैंने कोशिश किया, एक अटेम्प्ट किया टू लर्न स्विमिंग लास्ट समर। देन सेकेंड, स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, वी मस्ट स्ट्राइव टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स, हमें बेटर स्टूडेंट्स बनने का एक स्ट्राइव मतलब बहुत, उसके लिए हार्डली ट्राई करना चाहिए। हार्डली ट्राई तो मतलब हो जाएगा मुश्किल से कोशिश, बहुत एक तरह से अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है टॉयल करना, बहुत हार्डवर्क करना लंबे टाइम के लिए। सो फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड ऑल डे, पूरा दिन फार्मर्स टॉयल करते हैं, हार्डवर्क करते हैं उनके फील्ड में। ब्रेस्ड, खुद को तैयार करना, आई ब्रेस्ड माई सेल्फ बिफोर जंपिंग इनटू द वाटर। नाउ द पोएम यूजेज वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, पोएम में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जो डिस्टेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ लॉन्ग वे अप, एक लंबा वे ऊपर की तरफ, इंच बाय इंच करके, हायर एंड हायर, ऊपर, हाफ यार्ड हायर, आधा यार्ड ऊपर। अब जो वर्ड्स आपको गिवन है या फ्रेजेस गिवन है बॉक्स में, उन्हें क्लासिफाई करना है
बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के बेसिस पर वो जो है फार दूर की डिस्टेंस को शो करते हैं, नियर पास के डिस्टेंस को शो करते हैं। और फिर जो स्पेस दिया है उसमें आपको लिखना है यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नज़दीकी एक तरह से, तो ये कौन सी डिस्टेंस को शो करता है, नियर, पास की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट इज मिडल ऑफ नोवेयर। मिडल ऑफ नोवेयर मतलब पता नहीं कहाँ पर, कहाँ है आप, किसके बीच में, वो ही नहीं पता, तो ये शो करेगा फार डिस्टेंस को। विसिनिटी मतलब होता है आसपास, एक सेकेंड, मिडल ऑफ नोवेयर मतलब दूर, पता नहीं कहाँ, विसिनिटी आसपास। नेक्स्ट इज एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल का, एडजेसेंट। नेक्स्ट इज रिमोटनेस। रिमोटनेस मतलब कोई रिमोट एरिया जो बहुत दूर हो, सबसे अलग हो। सो रिमोटनेस शो करेगा फार, दूर की डिस्टेंस को, रिमोटनेस। नेक्स्ट इज यॉन्डर। यॉन्डर मतलब उस तरफ दूर, ये डेफिनेट डिस्टेंस को, एक दूर की डिस्टेंस को शो करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। सो ये फार के लिए यूज होगा, यॉन्डर। आगे है अफार। अफार मतलब दूर से, ये भी फार को शो करेगा, अफार। नाउ अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर, इसे हम शो करते हैं मतलब थोड़ी दूरी पर, अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर ईयर्स को नहीं शो करता है, लाइट ईयर मतलब लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 ईयर में, और ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस माइल्स, तो ये शो करेगा फार को, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को, लाइट ईयर। नेक्स्ट इज हेयर लाइन, बिल्कुल एक लाइन जितना पास, ये नियर को, पास को शो करेगा, हेयर लाइन। और आगे है फार्दर। फार्दर मतलब आगे या बाद में, ये फार दूर डिस्टेंस को शो करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्दर। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो फार, दूर की डिस्टेंस को शो करते हैं, मिडल ऑफ नोवेयर, रिमोटनेस, यॉन्डर, अफार, लाइट ईयर, फार्दर। ये पास को शो करते हैं, प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंट, स्टोन्स थ्रो एंड हेयर लाइन। ओके, नेक्स्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से इन लाइन को पढ़िए। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। नाउ रिपीट द लाइन 5 to 6 टाइम्स। ये टंग ट्विस्टर एक तरह से, आर यू एबल टू से इट क्लियरली, ऐसे ही और टंग ट्विस्टर्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। इस तरह से 5 to 6 टाइम्स इसको बोलने का आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। लिसनिंग एक्टिविटी है, आप एक स्टोरी सुनने वाले हैं अभी अबाउट एन एंट, एक एंट के बारे में। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड बिफोर यू लिसन। पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़िए एंड गेस द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गेस करने हैं। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट दिए हैं फॉर द टीचर ऑन पेज 40। ये टीचर आपको क्लास में रीड करके सुनाएंगी, आपको सिर्फ सुनना है और फिर आंसर करने हैं। वॉट वॉज एंट नोन फॉर। एंट किसके लिए जानी जाती है, जानी जाती होगी, ये स्टोरी अभी आपको नहीं पता, पहले आपको आंसर्स गेस करने हैं, बाद में हम करेक्ट आंसर्स भी देख लेंगे। डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, विजडम। वैसे एंट्स वाइज भी होती है, बुद्धिमान भी होती है, लेकिन शायद डिटर्मिनेशन के लिए जानी जाती हो स्टोरी में। वाई वॉज द एंट अनेबल टू टेक द रोटी होम। एंट रोटी को घर क्यों नहीं ले जा पाई, क्योंकि वो रॉक्स के बीच में थी, बहुत हैवी थी। इट वॉज पुल्ड बाय अनदर एंट, तो हो सकता है वो रॉक्स के बीच में हो, क्योंकि हैवी को तो हमने देखा अपने खुद के वेट से मल्टीपल टाइम्स वेट एंट्स कैरी कर सकती है, और अगर हैवी होती तो वो बाइट बाई बाइट ले जाती, तो शायद वो रॉक के बीच में स्टक हो। व्हाट वाज द बर्ड डूइंग। बर्ड क्या कर रही थी, एंट के साथ खेल रही थी, फूड ढूंढ रही थी, पिकिंग अप लीव्स, तो पता नहीं अब क्या कर रही होगी, आप क्या गेस करेंगे। मान लीजिए एंट भी फूड ढूंढ रही होगी शायद, सॉरी बर्ड भी शायद फूड ढूंढ रही हो। हाउ डिड बर्ड मेक द एंट फील। बर्ड ने एंट को कैसा फील कराया, शायद इंस्पायर्ड फील कराया हो। हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प। जो फेलो एंट्स थी उन्होंने कैसे हेल्प की उस एंट की, उसको एडवाइस किया कंटिन्यूअसली। स्टैंडिंग नियर, बाय स्टैंडिंग स्टिल नियर द एंट, एंट के पास में बिल्कुल स्टिल, सीधी वो खड़ी रही बिना कोई काम किए। उन्होंने एंट्स को, उस एंट को ज्वाइन किया होगा उसके एफर्ट्स में।
चलिए ये तो हमने गेस किया, अभी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के हम करेक्ट आंसर देखेंगे। ओके, ये है ट्राई अगेन का ट्रांसक्रिप्ट। इन अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लिटिल एंट। थिक ग्रीन फॉरेस्ट में एक लिटिल एंट रहती थी। आई थिंक इसका मीनिंग हम नहीं बताएंगे हिंदी में, लाइन बाय लाइन आप खुद ही समझ लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग के लिए है। टीचर भी जब क्लास में रीड करेगी वो इंग्लिश में ही रीड करेगी, आपको खुद समझना है। सो इन a thick green forest there lived a little ant. She was known for her determination and never give up attitude. One sunny day, the ant found a delicious piece of roti that was too big for her to carry alone. Okay. फॉरेस्ट में लिटिल एंट रहती थी, अपनी डिटर्मिनेशन के लिए, कभी गिव अप ना करने वाले एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसको बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी रोटी का पीस मिला जो बहुत बड़ा था उसके लिए, उसे वो कैरी नहीं कर पा रही थी। दिस क्रम्ब इज ह्यूज बट आई मस्ट गेट इट बैक टू द एंट हिल, माई फैमिली विल बी सो हैप्पी, शी थॉट टू हरसेल्फ। ये जो पीस है बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसे अपनी एंट हिल तक लेकर जाऊंगी, मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, वो सोचती है। शी ट्राइड टू लिफ्ट द क्रम्ब विद ऑल हर माइट बट इट वॉज टू हैवी। She tried pushing it, pulling it and even rolling it, but nothing seemed to work. Exhausted and saddened, she sat down and began to cry. उसने उसको लिफ्ट करने की कोशिश की जितनी उसमें with all her might, अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन वो बहुत हैवी था। उसने उसको पुश किया, पुल किया, अपनी तरफ खींचा, आगे की तरफ पुश किया, रोल भी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एग्जॉस्ट वो हो गई, सैड हो गई, बैठ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। Now, as the ant sat there, feeling beaten, she noticed a small bird nearby. The bird was trying to build a nest. It picked up twigs and leaves, but every time it tried to place them, the wind would blow them away. However, the bird did not give up. It kept trying. It kept trying over and over again until finally it managed to build a strong nest. तो फिर उसने वहाँ पर बैठे हुए, जब वो beaten, हारा हुआ फील कर रही थी, उसने देखा एक छोटी सी बर्ड है पास में जो नेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। वो पास से ट्विग्स, छोटे जो तिनके हैं, उनको उठा रही है और लीव्स को, लेकिन हर बार जब वो उन्हें रखती है तो हवा चलती है और उनको नीचे गिरा देती है। लेकिन बर्ड ने गिव अप नहीं किया, वो कोशिश करती रही, बार बार उसने कोशिश की और फाइनली उसने एक स्ट्रॉन्ग नेस्ट बना लिया। नाउ इफ दैट बर्ड कैन कीप ट्राइंग एंड सक्सीड देन आई शुडंट गिव अप आइदर, शी थॉट, फीलिंग इंस्पायर्ड। उससे इंस्पायर होकर वो सोचती है कि अगर बर्ड ने गिव अप नहीं किया, कोशिश की और सक्सेसफुल रही, तो मुझे भी गिव अप नहीं करना चाहिए। Determined once more, the ant gathered all her strength and decided to try again. She called her fellow ants for help. Together they formed a chain and lifted the crumb with their climbed strength. Slowly but surely they carried the crumb back to the anthill. इससे डिटर्मिंड होकर एक बार फिर से उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को, हिम्मत को इकट्ठा किया और डिसाइड किया फिर से कोशिश करने के लिए। उसने अपनी फेलो एंट्स को बुलाया हेल्प के लिए, साथ में मिलकर उन्होंने एक चेन बनाई, उस क्रम्ब को लिफ्ट किया अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ से और धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल उन्होंने उसको कैरी किया बैक टू द एंट हिल तक वो लेकर गई। वी डिड इट, हमने कर दिखाया। थैंक यू एवरीवन, वी शोड दैट विद टीम वर्क एंड नेवर गिविंग अप वी कैन अचीव एनीथिंग। हमने दिखाया कि अगर हम टीम वर्क से काम करें, कभी गिव अप ना करें, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। द एंट शाउटेड, एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल। शिया एंड हर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, उन्होंने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। वी टू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम द एंट्स एक्सपीरियंस, एंड के इस एक्सपीरियंस से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। नेवर गिव अप नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन में सीम, कितनी भी वर्स्ट डिफिकल्ट क्यों ना सिचुएशन आपको लगती हो, गिव अप नहीं करना चाहिए। होप यू ऑल लाइक द स्टोरी, थैंक यू। ओके, अभी वापस क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके नाउ लिसन, एक बार फिर से स्टोरी सुनिए, हमने सुन ली है, और फिर देखिए आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। What was the ant known for? एंट किसके लिए जानी जाती थी? एंट अपनी डिटर्मिनेशन के लिए जानी जाती थी, यही हमारा आंसर है, यानी कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, एंट रोटी क्यों नहीं ले जा रही थी? क्योंकि वो हैवी थी, ये हमने रॉन्ग गेस किया। बर्ड क्या कर रही थी? बर्ड फूड नहीं ढूंढ रही थी, वो लीव्स को पिकअप कर रही थी अपने नेस्ट बनाने के लिए, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग गेस किया हमने। नेक्स्ट इज, बर्ड ने एंट को कैसा फील कराया? इंस्पायर्ड, ये सही है। नेक्स्ट, फेलो एंट्स ने क्या किया? उन्होंने ज्वाइन किया उसके एफर्ट्स में और फाइनली उन्होंने रोटी को पिक कर लिया और वो उसको एंट हिल में ले गई। नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, अभी स्पीकिंग की एक्टिविटी है। नाउ नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन और समथिंग टू कैरी ऑन एंड नेवर गिव अप। कोई भी अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, जब किसी ने आपको या किसी चीज़ ने मोटिवेट किया कि आगे आपको कैरी ऑन करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, and your perseverance helped you.
और फिर आपका ये जो परजर्वेरेंस था, एक तरह से एक बात पर डटे रहना, ये जो एटीट्यूड था, इसने कैसे आपको हेल्प किया। ये कुछ सेंटेंसेस प्रॉम्प्ट्स आपको गिवन है जो आपको हेल्प करेंगे स्टोरी को नरेट करने में। यूज एज पर योर टॉपिक। अब ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल स्टोरी होने वाली है, कैसे आपको बोलना है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे पहले स्टोरी का। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप। मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं फील कर रहा था लगभग गिव अप करने के लिए। इट वॉज व्हेन, ये तब की बात है, व्हेन आई फेल्ड इन माई फर्स्ट मैथ्स टेस्ट, माई फर्स्ट मैथ्स एग्जाम। ये तब की बात है जब मैं पहले मैथ्स एग्जाम में पीरियोडिक फर्स्ट में फेल हुआ। तो मैंने सोचा गिव अप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ मैथ्स को। या ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। नाउ द चैलेंज आई फेस्ड वॉज, जो चैलेंज मैं फेस कर रहा था वॉज सॉल्विंग डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ्स की जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं या कोई टॉपिक भी आप बता सकते हैं। आई वॉज स्ट्रगलिंग विद फ्रैक्शंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शन से डेसिमल या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस आपने किया, चैलेंज को डिस्क्राइब किया क्या था। अब फीलिंग डिसहार्टेंड। नाउ एट फर्स्ट पहले आई फेल्ट डिस्करेज्ड, मैं डिस्करेज्ड फील कर रहा था। एंड थॉट अबाउट गिविंग अप, मैंने सोचा गिव अप कर देता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई केप्ट मेकिंग मिस्टेक्स, वही गलतियां मैथ्स में मैं कर रहा था। एंड आई डिडंट थिंक आई कुड सक्सीड, मुझे नहीं लगा कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, कभी मैथ्स सीख पाऊंगा। एंड देन आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, क्या आपने कुछ देखा, कुछ सुना, ये फिर आप बताएंगे। किसी ने आपको इंस्पायर किया, हो सकता है किसी ने आपको कोई स्टोरी सुनाई हो, पोएम सुनाई हो, जैसे आपने ट्राई अगेन पोएम पढ़ी, उसके बाद हो सकता है आप इंस्पायर्ड फील किया हो आपने, बट देन आई रिमेंबर द पोएम ट्राई अगेन। या फिर बट देन माई मदर ऑल्सो टोल्ड मी स्टोरीज ऑफ पीपल हु नेवर गिव अप, जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, उनकी कहानी मुझे मेरी मदर ने सुनाई। एंड देन आफ्टर फीलिंग इंस्पायर्ड, उनसे इंस्पायर होकर, इंस्पायर्ड फील मैं कर रहा था, आई डिसाइडेड टू, मैंने डिसाइड किया, डिसाइडेड टू प्रैक्टिस एवरी डे, कि मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करूँगा। आई गैदर्ड माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी स्ट्रेंथ को गैदर किया। एंड स्टडीड हार्ड, और मेहनत की, और अच्छे से हार्डवर्क किया, मेहनत से पढ़ाई की। नाउ द रिजल्ट क्या रहा, इन दी एंड में आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई मैथ्स एग्जाम एंड आई स्कोर्ड, जो भी आपको परसेंटेज लिखने हो, 70%, 80%। रिफ्लेक्शन, ये जो एक्सपीरियंस था, दिस एक्सपीरियंस टॉट मी दैट, इसने मुझे सिखाया दैट वी शुड नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ओके, नेक्स्ट ये आप कर लेंगे खुद से। लेट अस राइट। राइटिंग एक्टिविटी देखते हैं। किंग ब्रूस वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर दैट केप्ट ऑन ट्राइंग टिल इट वॉज सक्सेसफुल। किंग ब्रूस इंस्पायर हुए स्पाइडर से जो कोशिश करती रही जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुई। थिंक अबाउट द स्टेप्स यू कैन टेक टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड राइट देम डाउन। क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उन्हें नीचे आपको लिखना है। फिर एक लेटर आपको लिखना है अपने कज़न को, टू ऑन हाउ यू प्लान टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कैसे आपने प्लान किया किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। ऑल्सो एडवाइस करना है नॉट टू क्विट एंड प्रिजर्व, क्विट नहीं करना है और बने रहना है। रिमेंबर टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। टू बिगिन विद, नेक्स्ट, यहाँ से शुरू करो, आगे ये करो, आफ्टर दैट, देन फाइनली ये करो, ये आपको प्लान में अपने बताना है। हाँ ठीक है, यही है। यू मे बिगिन दिस वे, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। ये लेटर आपको लिखना है अपने कज़न को, तो देखिए प्रॉपर लिख ही लेते हैं इसको। नाउ स्टार्ट आप ऐसे ही करेंगे। 20 राजेंद्र नगर, जीवनपुर, 23 अगस्त 2025, जो भी डेट आप लिखेंगे। डियर मोनिका, थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट, थैंक यू तुमने मुझे लेटर लिखा, किस बारे में पूछने के लिए, अबाउट हाउ टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना है। टू बिगिन विद, शुरुआत कहाँ से करनी है। यू शुड स्टे काम एंड नॉट पैनिक, काम रहना है और पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट, फिर यू मस्ट मेक अ प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम्हें प्लान करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, ये जो कहा गया था इसी तरीके से हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद वी शुड टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, हर रोज़ हमें स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। देन फिर वी कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, हम टीचर्स से, पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से हेल्प मांग सकते हैं। फाइनली वी शुड नॉट गिव अप अंटिल वी सक्सीड, फाइनली हमें तब तक गिव अप नहीं करना है जब तक हम सक्सेसफुल ना हो। रिमेंबर टू नेवर क्विट एंड कीप ट्राइंग, याद रखना कभी भी क्विट नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकती हो। योर्स अफेक्शनेटली, नीचे आपका नाम दीपा। ओके, नेक्स्ट। आगे तो सिंपल एक्सप्लोर करना है आपको। कुछ फोक सॉन्ग्स आप कलेक्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में जो नेचर से
रिलेटेड हो उनको कंपाइल करेंगे क्लास प्रोजेक्ट के लिए। क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स इंसेक्ट्स नहीं हैं, दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड द अराक्निड्स, वो एक दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन्हें हम अराक्निड्स कहते हैं। ऑब्जर्व करिए स्पाइडर को और एंट को फ्रॉम अ डिस्टेंस, नोट डाउन करिए क्या डिफरेंस आप उनमें देखते हैं। आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करेंगे और अपनी टीचर्स, साइंस टीचर से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगनी है इसके बारे में अबाउट स्पाइडर्स। अब आपको सीखना है कि कैसे स्पाइडर्स वीव करती है अपने वेब को। 3 स्टिक्स आप लेंगे लगभग 8 इंचेस की जो होंगी, एक पुराना कोई रोल होगा आपके पास वुल का, ऊन का, उसको ले लेंगे। स्टिक्स को टाई करेंगे एक साथ सेंटर में, जैसा फिगर 1 में आपको दिखाया गया इस तरह से। तीनों स्टिक्स को सेंटर में टाई करना है, उस जो आपने वुल लिया है उससे। वीव करना स्टार्ट करेंगे वेब को बाय पुटिंग अ लूप अराउंड एवरी स्टिक, हर स्टिक के अराउंड एक लूप ऐसे आपको ये करना है, यहाँ पर एक नॉट टाई करके। फिर कंपाइल करेंगे वेब को, टाई अ थ्रेड और इन अ नॉट ऑन द स्टिक वेयर द वेब इज कंप्लीट। जब वेब कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर थ्रेड से आप उसको बांध देंगे इस तरह, ये थ्रेड लेके यहाँ पर। ओके, ये आपको वेब बनाना है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।